हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में आप सभी को पता है हम 10 जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे सेशन को आराम से देखिए, रिलैक्स होकर। जैसा कि रोज मैं आपको बताता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आने वाली एग्जाम में यहां से करंट अफेयर देखने को मिल सकता है। एक एक फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है। और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि काफी सारा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे स्टडी मटेरियल आपको वहां पर देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, आइए शुरू करें। सबसे पहला करंट अफेयर देखेंगे 10 जनवरी का। अगर क्रिकेट देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट होंगे, अधिकतर यहां पर जो भी स्टूडेंट है वो क्रिकेट जरूर देखते होंगे, क्योंकि भाई जो इंडिया है ना, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी देश है। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है। कौन है? मार्टिन गुप्टिल। अब जो क्रिकेट देखते हैं वो इजीली इसका आंसर बता पाएंगे। मार्टिन गुप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में संन्यास की घोषणा की। किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं? तो देखिए, जो इंटरनेशनली किसी भी देश की टीम का हो, अगर वो फेमस है तो इंडियंस को पता होता है कि वो किस देश का है। यहां पर मार्टिन गुप्टिल की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के बहुत ही फेमस क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, संन्यास ले लिया है मार्टिन गुप्टिल। काफी सारी उपलब्धियां रही है न्यूजीलैंड क्रिकेट में खेलते हुए। सबसे पहली चीज तो यह कि इन्होंने अपने करियर में जब से शुरुआत की है 47 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसके अलावा 198 वनडे क्रिकेट इन्होंने खेले, वनडे मैच खेले, और 122 टी20 मैच भी खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 2009 में सबसे पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अगर इनके जीवन का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है 2015 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था। वो 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत रूप से अभी तक का वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर मार्टिन गुप्टिल के नाम पर है। 2015 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 163 गेंदों में 237 रन बनाए थे। आज तक के वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन हैं सिंगल व्यक्ति के। ओके, 2015 में ये जो रिकॉर्ड है किसके नाम है? मार्टिन गुप्टिल। किस देश के क्रिकेट प्लेयर? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। हिमालय के तिब्बत में अभी भूकंप आया था, आपको पता है। 7.1 रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता है भूकंप की वो 7.1 है। यह भूकंप दर्ज किया गया। आपका क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे अधिक सक्रिय भूकंपी जोन कौन सा है? अच्छा, भूकंप के बारे में जानते होंगे कि भूकंप क्या होता है। भूकंप मतलब भूमि का कंपन ही भूकंप कहलाता है। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो पृथ्वी का हिलना, सीधा सा इसका मतलब होता है कि पृथ्वी अगर हम सतह पर खड़े हैं और पृथ्वी अगर थोड़ी भी हिल जाती है तो यह भूकंप है ना। रिएक्टर स्केल पर नॉर्मली भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किस पर? रिएक्टर स्केल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले हिमालय के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप नोट किया गया है। चाइना के तिब्बत क्षेत्र में, नेपाल में, भूटान में और इंडिया के भी सिक्किम जैसे एरियो में यहां पर झटके महसूस किए गए थे भूकंप के। 126 से ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है। अब आपको यह चीज पता होना चाहिए कि इंडिया में जो भूकंपी जोन है ना, वो 4 भूकंपी जोन देखने को मिलते हैं इंडिया में। इंडिया को 4 भूकंपी जोन में बांटा गया है। पहला जोन नहीं है, ये नोट कीजिएगा स्पेशली कि पहला जोन नहीं है। हमारे भूकंपी जोन शुरू होते हैं जोन 2, 3, 4, 5। और सबसे ज्यादा सक्रिय भूकंपी जोन अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यह है भूकंपी जोन 5। सबसे ज्यादा सक्रिय भूकंपी जोन 5। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन के तिब्बत प्रांत में जो भूकंप आया, 126 से ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु हुई। नेपाल में, भूटान में, भारत के सिक्किम, उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिला था। देखिए, भूकंप को अगर हमको समझना पड़े
तो हमको समझना पड़ेगा भूकंपीय प्लेटों को, और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है जो कि भूकंप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मेटल और जो कोर होता है ना, मेटल की जो ऊपरी परत है और जो कोर है, उसके बीच में ठोस जो पृथ्वी की संरचना है, जो 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक हो सकती है, इनसे बनी होती है भूकंपी प्लेटें। जब ये हिलती है ना, तो पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप आते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, एक स्टूल पर खड़े हो जाओ आप। अब स्टूल के जो 4 पिल्लर होते हैं ना, अगर एक पिल्लर पे भी हथौड़ा मार दें तो क्या स्टूल हिल जाएगा? बिल्कुल हिल जाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि आप सभी जानते हैं ठोस से, तो इसके अंदर जो भूकंपी प्लेट होती है, या तो दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ खसकती है या एक दूसरे से दूर जाती है। किसी भी कंडीशन में जब भूकंपी प्लेटें हिलती है तो पृथ्वी की सतह के ऊपर भूकंप देखने को मिल जाता है। सॉरी, भूकंपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है सुनामी का, है ना। जो सुनामी आती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं भूकंप ही जिम्मेदार है। अब इंडिया की बात करते हैं तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसने भारत को 4 भूकंपी क्षेत्रों में डिवाइड किया है, 4 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा है। सबसे सक्रिय भूकंपी क्षेत्र से लेकर सबसे कम सक्रिय भूकंपी क्षेत्र, 4 क्षेत्र में जो भूकंपी जोन 5 है, सबसे सक्रिय है। यहां पर जो आप रेड डॉट देखेंगे, रेड एरिया जो आपको यहां पर मैंने मेंशन किया है, ये भूकंपी जोन 5 है। सबसे ज्यादा सक्रिय भूकंप जो कि बहुत भयानक तबाही मचाएंगे, वो यहीं पर आते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता है सबसे ज्यादा होगी, है ना। नेपाल में आते हैं तो उत्तराखंड और सिक्किम ऐसे क्षेत्र यहां पर प्रभावित होंगे, और गुजरात के भुज में 2001 में भूकंप आया था, सबसे खतरनाक। तो ये सबसे सक्रिय कौन सा जोन है आपको पता है? जोन 5 सबसे सक्रिय, जो रेड डॉट है। इसके बाद आता है जोन 4, जो कि उससे थोड़ा सा कम सक्रिय, जोन 4। अब यहां पर जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं ना, जो ऑरेंज ऑरेंज कलर देख रहे हैं आप, वो जोन 4 है। जोन 5 से थोड़े से कम सक्रिय भूकंप या कम तीव्रता वाले भूकंप इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। थर्ड देखें तो फिर जोन 3 आता है। जोन 3 की बात करें, यहां पर जो आप येलो एरिया देखेंगे इंडिया का, यह जोन 3 है। यहां पर उससे भी कम सक्रिय भूकंप देखने को मिलते हैं, अगर आते भी हैं तो रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4 4.5 इसके आसपास होगी। फिर आता है जोन 2, जो कि सबसे कम सक्रिय भूकंपी क्षेत्र है, जहां पर सबसे कम रिएक्टर स्केल के अगर भूकंप आएंगे तो झटके आएंगे। जैसे आप यहां पर ब्लू कलर में अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह जोन 2 है। इस तरीके से याद रखिएगा, हमारे पास भूकंपी जोन 1 नहीं है, 2 से लेकर 5 तक के, मतलब 4 जोन देखने को मिलते हैं, जोन 2, 3, 4 और 5। सबसे सक्रिय भूकंपी जोन कौन सा है? तो जोन 5। और सबसे कम सक्रिय भूकंपी जोन कौन सा है? तो जोन 2। देश का लगभग देखिए 11% हिस्सा जो है वो जोन 5 में आता है, सबसे सक्रिय, ऑलमोस्ट 11%। लगभग 18% जोन 4 में आता है, लगभग 30% जोन 3 में आता है, और जो बचा है वो आता है जोन 2 में, जो कि सबसे कम सक्रिय है। डन। अब यहां पर याद रखिएगा, देखिए जहां पर भूकंप की प्लेटें आपस में टकराती है, देखिए जैसे हम इंडिया की बात करें, अगर आप ये एरिया देख रहे हैं ना, तो हिमालय पर्वतमाला जो है ना, वो नेपाल, स्पेशली नेपाल, ये जो क्षेत्र है तिब्बत का, ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मुहाने पर बीच में स्थित है। ये एक यूरेशियन प्लेट जो कि हमें उत्तर में देखने को मिलती है, और एक सॉरी, एक इंडियन प्लेट जो कि हमको दक्षिण में देखने को मिलती है। तो इसके मुहाने पर हमें जो देश या क्षेत्र देखने को मिलते हैं वो ये वाले क्षेत्र हैं। तो जब ये भूकंपी प्लेट आपस में टकराती है तो सबसे ज्यादा सक्रिय भूकंप आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहां पर एक और चीज समझिए कि इंडियन प्लेट जो है ना, वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, और यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट के ऊपर चढ़ती जा रही है। तो यहां पर ये केंद्र आता है दोनों प्लेटों का, इसलिए हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां पर भूकंप के कारण यूरेशियन प्लेट ऊपर चढ़ती जा रही। और क्योंकि भाई अब यहां पर हलचल होती है, प्लेट हिलती है तो हलचल होती है, टकराती है तो पृथ्वी के ऊपर भूकंप देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए सबसे सक्रिय जोन, जोन 5 हमको उत्तर भारत में देखने को मिलता है, और थोड़ा बहुत जो गुजरात है उसका क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। अब पृथ्वी की सतह के नीचे
जहां पर भूकंपी प्लेट टकराती है, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो वो कहलाता है भूकंप का सेंटर और हाइपोसेंटर। इसे कहा जाता है जहां पर पृथ्वी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा जो देखो, अब पृथ्वी के अंदर मान लो जहां मैं खड़ा हूं उसके नीचे 100 किलोमीटर नीचे भूकंप की उत्पत्ति हुई, केंद्र है ना, हाइपोसेंटर है। अब सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा या सबसे पहले जो प्रभावित होगा ना, जहां पर मैं खड़ा हूं, क्योंकि जो केंद्र है भूकंप का वो यहीं से 100 किलोमीटर नीचे, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो ऊपरी सतह होगी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह के ऊपर जहां पर नीचे आपको हाइपोसेंटर देखने को मिलेगा, भूकंप का केंद्र देखने को मिलेगा, उसके ऊपर पृथ्वी की सतह अधिकेंद्र के नाम से जानी जाती है। आपको यह समझ में आ गया कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। 1 से लेकर 10 तक ये रिएक्टर स्केल देखने को मिल जाता है, 0 से चल सकते हैं आप। और सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर एक उपकरण होता है जिसका उपयोग भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है कि कहां पर भूकंप आया है, और रिकॉर्ड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। तो ये छोटी सी चीज है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आज का। तो देखिए, आप सभी के लिए ज्योग्राफी का हमारा 1000 क्वेश्चन सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। यहां पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, विद डिटेल मिल जाएगी, आपको वीडियो लेक्चर्स भी सारे यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप टेस्ट लगा सकते हैं, आपके जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसका टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपको यहां पर विद डिटेल एमसीक्यूज पीडीएफ मिल जाती है, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। आपको पूरा 1000 क्वेश्चन को वहां पर एक्सप्लेन किया गया। काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी डाउट आता है आपका, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए नीचे रहता है, आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। तो एग्जाम ओरिएंटेड है आप सभी के लिए, सेंट्रल की स्टेट की जो भी एग्जाम है। देखिए, स्टैटिक पोर्शन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहां पर ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है, तो आप सभी के लिए सेपरेट 1000 क्वेश्चन सीरीज यहां पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शुरुआत में भी मैंने आपको बोला है कि आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, काफी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको वहां पर कोर्सेस मिल जाएंगे, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा या उपलब्ध होगा? तो देखिए, सेंट्रल की जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसकी एक स्कीम है कैशलेस उपचार योजना। काम कैसे करेगी पहले ये समझो। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो गया भाई हॉस्पिटल, कोई भी हो सकता है XYZ। अब सड़क पर दुर्घटना हो गई, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। अब पहली चीज भाई डॉक्टर का इलाज करेगा जब आप उसके सामने पैसे रखोगे। सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, पैसे तो हम इलाज शुरू करेंगे। तो इससे अगर बचना है तो एक गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है सड़क परिवहन मंत्रालय, कैशलेस उपचार योजना। जो सड़क दुर्घटना में घायल होता है, सीरियस से कम सीरियस से, अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है, अगर वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जो कि इस योजना की लिस्ट में शामिल है मेरिट में, तो वहां पर उससे पैसे नहीं लिए जाएंगे, इलाज शुरू हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए तक का इलाज 7 दिन के अंदर उसको अवेलेबल होगा। तो कैशलेस उपचार योजना जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना है, सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित है उनको 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज यहां पर दिया जाएगा, 1.5 लाख रुपीस का। योजना समझ में आ गई? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया है। वैसे ऐसा नहीं है कि योजना अभी शुरू हुई है, योजना लास्ट ईयर 2024 में ही शुरू की गई थी, लेकिन तब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत के 6 राज्यों में ही इसे लागू किया गया था। चंडीगढ़ से शुरू किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा, और भारत के 6 राज्य जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह चल रही थी, उसमें चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, हरियाणा और असम, ये 6 राज्य और यूटी थे। अब नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि मार्च 2025 से पूरे देश में
पूरे देश में से लागू किया जा रहा है और कैशलेस इलाज दिया जाएगा हर दुर्घटना पीड़ित को जो कि सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में किसी भी प्रकार से अगर इंजर्ड होता है तो उसको 1.5 लाख रुपए तक का उपचार दिया जाएगा। कितने दिन में? 7 दिन में। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। सड़क पर वाहनों के कारण कोई भी हादसा होता है, कोई भी इंजर्ड होता है, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट उसको अवेलेबल होगा जो मेरिट में रजिस्टर्ड है हॉस्पिटल इस योजना के तहत उनमें। पैसा कौन देगा इलाज का? तो या तो देखिए इंश्योरेंस कंपनीज देगी या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके द्वारा डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में यह पैसा सेंड किया जाएगा रोड मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि कोई भी जो पेशेंट है, जो मरीज है, जो इंजर्ड व्यक्ति है, उसको बहुत ही जल्दी अपना इलाज मिल पाए। और जो दुर्घटना में मौतें होती है ना, सड़क दुर्घटना में, वो सबसे ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि भाई टाइम पे उनको इलाज नहीं मिल पाता। सबसे पहली चीज पुलिस केस करो क्योंकि भाई एक्सीडेंट का मामला है। उसके बाद पैसे की तंगी है ना भाई, घर को जब तक इन्फॉर्म करेंगे तब तक तो जो इंजर्ड व्यक्ति है हो सकता है कि वो मर जाए। तो सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु है ना उसको कम करने के लिए यह सड़क परिवहन मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है कैशलेस पेमेंट सिस्टम। अब यहां पर यह याद रखिएगा कि 2024 में कहां से शुरू की गई थी? चंडीगढ़ से, और अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है मार्च 2025 में। जॉन ड्रमानी महामा किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है? वैसे जॉन ड्रमानी महामा इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है घाना देश में। घाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। घाना का नाम सुना है? अफ्रीकी देश है ना, घाना अफ्रीकी देश है। वैसे दिसंबर 2024 में ये प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन जीते थे ना, तब भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो जॉन ड्रमानी महामा जनवरी 2025 में हाल ही में ये घाना के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। अभी तक घाना के प्रेसिडेंट के पद पर वहां पर नाना अड्डो डंकवा अकुफो अड्डो, ये पूरा नाम है। थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि वहां के देशों में जो नाम होते हैं ना वो थोड़े से आपको ऐसे ही लगेंगे। तो इनके स्थान पर अपॉइंट हुए हैं जॉन ड्रमानी महामा। दिसंबर 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शन में इनकी जीत हुई थी, तब इन्होंने वहां पर न्यू पैट्रियोटिक पार्टी के उम्मीदवार और वहां के वाइस प्रेसिडेंट महमूदू बावूमिया को हराया था और इलेक्शन में जीते। अब जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे उनके कार्यकाल खत्म हुआ है जनवरी 2025 में, तो अब ज्वाइन करेंगे प्रेसिडेंट के रूप में जॉन ड्रमानी महामा, इन्होंने ज्वाइन किया है। घाना के दूसरी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं, इस फैक्ट को नोट कीजिएगा। घाना के बारे में कैजुअली अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज तो ये कि अफ्रीका के पश्चिम में आपको एक देश देखने को मिलेगा घाना। इसकी जो बाउंड्रीज है 3 देशों से लगती है, एक है टोगो, बुर्किना फासो और एक है कोटे डी आइवर, और दक्षिण में इसकी बाउंड्री टच होती है अटलांटिक ओशियन से। घाना, इसकी कैपिटल है अक्रा और यहां पर इस देश की सैडी ऑफिशियल करेंसी है जिसे घानियन सैडी के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ऑफिशियल करेंसी है हमारी, अमेरिका या यूरोप में जाते हैं डॉलर चलते हैं, जैसे घाना में चलता है सैडी, वहां की ऑफिशियल करेंसी। कैपिटल को पढ़ लेना अक्रा। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग के द्वारा शुरू की गई? तो गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है जो कि शुरू किया है कर्नाटका वन विभाग ने। कर्नाटका में जंगल क्षेत्र ज्यादा है ना, वन क्षेत्र हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कर्नाटक एरिया। अब क्या होता है वहां पर अवैध लकड़ी बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट क्राइम देखने को मिलता है अवैध लकड़ी की कटाई, जानवरों का शिकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके की जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं उन सभी को रोकने के लिए कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम। एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जहां पर डायरेक्ट ऐसी कोई अगर घटना होती है तो उसको एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है और वहीं से डायरेक्ट सुनवाई के द्वारा भी मुद्दे का निराकरण किया जा सकता है। मतलब आपराधिक मामलों को ऑनलाइन निपटाने के लिए कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य में शुरू किया है। किसे? गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम को। इसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से कर्नाटक के वन विभाग ने विकसित किया
और कर्नाटक में अभी इनिशियली इसे लागू किया गया है। एक एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर, गरुड़ाक्षी सॉफ्टवेयर। इससे क्या होगा, क्षेत्र में अगर देखिए वनों की कटाई होती है, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो अगर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज दिखाई देता है, अवैध गतिविधि दिखाई देती है, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है और जो वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसी की सहायता से उनकी मदद भी की जा सकती। तो जो फॉरेस्ट क्राइम हो रहे हैं कर्नाटक में, उनको रोकने के लिए कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली या सिस्टम को हाल ही में शुरू किया है, कर्नाटक में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है प्रीतिश नंदी से, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। प्रीतिश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रीतिश नंदी को अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे तो आपने इनके बारे में सुना होगा। फिल्म प्रोड्यूसर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और इसके अलावा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। अपना करियर जो है ना पत्रकारिता से ही शुरू किया था और आगे चलकर फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में आए। तो एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर थे प्रीतिश नंदी। 73 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। यह है प्रीतिश नंदी। ओके, पद्मश्री इनको जीवन में दिया गया सबसे बड़ा अवार्ड माना जा सकता है। फिल्म मेकर प्रीतिश नंदी का 73 साल की आयु में उम्र में हाल ही में निधन हो गया। देखिए, जिन फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, 24 फिल्में हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की जिसको प्रीतिश नंदी ने प्रोड्यूस किया है। उनमें से चमेली के बारे में आपने सुना होगा, वैसे तो काफी सारी मूवी सुनी होगी यहां पर। चमेली, एक खिलाड़ी एक हसीना, प्यार के साइड इफेक्ट, है ना, और इसके अलावा झंकार बिट्स और काफी सारी मूवीज आई थी, लेकिन जो आपने सुनी होगी ना, चमेली सुनी होगी क्योंकि करीना कपूर का इसमें रोल था मूवी में। तो फिल्म मेकर हैं प्रीतिश नंदी, फिल्म प्रोड्यूसर थे, 24 से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। 73 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। एक राइटर भी थे, इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी लगभग 40 पुस्तकें इन्होंने कविताओं की लिखी है और काफी सारी बंगाली, उर्दू और पंजाबी जो कविताएं थी ना, जो पोएम्स थी, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है। तो एक राइटर, है ना, एक पत्रकार, फिल्म मेकर, सब रहे हैं प्रीतिश नंदी। इनके अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। राज्यसभा के सांसद रहे शिवसेना से 1998 से लेकर 2004 तक और बिहार के भागलपुर में जन्मे। अवार्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा अवार्ड जो इनको मिला है पद्मश्री। 1977 में प्रीतिश नंदी को पद्मश्री दिया गया था और उसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कर्मवीर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार, ये भी मिले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछा जा सकता है तो पद्मश्री होगा 1977। तो फिल्म मेकर, पत्रकार, एक राइटर प्रीतिश नंदी का हाल ही में निधन हो गया। आगे, हाल ही में तटीय रेखा की लंबाई में हुए बदलाव के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी तटीय रेखा की लंबाई के डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम, सबसे बड़ी, फिर छोटी और फिर सबसे छोटी। तो देखिए यहां पर अभी गृह मंत्रालय ने एक सर्वे किया है, उसकी देखिए रिपोर्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी उस पर विचार विमर्श किया जाना है। लेकिन गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें भारत की कोस्टल एरिया, जो कोस्टल लंबाई है ना, उसमें बदलाव किया है। और गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार जो बदलाव हुआ है उसमें सबसे बड़ी तट रेखा या तटीय सीमा गुजरात राज्य की, सेकेंड पर आ गया है तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश जो कि पहले सेकेंड नंबर पर था वो चला गया है थर्ड प्लेस पर। अगर गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट अभी विचार विमर्श में है, अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो फिर ये ऑफिशियली इसके डेटा को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी जो यहां पर सर्वे हुआ है गृह मंत्रालय का, उसके अनुसार जो नई लंबाई है उसके अनुसार गुजरात कोस्टल एरिया या कोस्टल सीमा के मामले में पहले स्थान पर, सेकेंड नंबर पर आ जाएगा तमिलनाडु और थर्ड पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यह है कोस्टल एरिया, है ना, भारत के जो दक्षिण भारतीय समुद्री तटीय राज्य, यूनियन टेरिटरीज है, उन सबको यहां पर कवर किया गया है गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में। तो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो तट रेखा के एक्सपेंशन से संबंधित है, कटाव को मापने के लिए यहां पर अलग अलग नए पैरामीटर्स का यूज किया गया है। पहले पैरामीटर्स अलग थे। पहले क्या होता था कि अगर ये इंडिया का कोस्टल एरिया है तो
तो सीधा की सीधा ही इसको नाप लिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, जो खाड़ी क्षेत्र हैं, खाड़ी क्षेत्र हैं, ज्वारी क्षेत्र हैं, है ना, ऐसे क्षेत्रों को भी कंसीडर किया गया, ऐसे क्षेत्रों की सीमा को भी लिया गया। जैसे देखिए ये सीधा नाप लिया, अब मान लो यहां पर कोई खाड़ी है और ये ऐसी घूम गई, तो अब इसको नापने के लिए ये सीधा नहीं जाएंगे, अब इस क्षेत्र को भी, इसकी भी पूरी बाउंड्री को नापा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्यों की सीमा में यहां पर बढ़ोतरी भी हुई है काफी ज्यादा। तो देखिए 1970 में जो आखिरी बार कोस्टल एरिया को नापा गया था उसमें 7,516 किलोमीटर का कोस्टल एरिया हमने देखा था, जो आज तक हम पढ़ते आ रहे। अब जो 2023-24 की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें इंडिया का कोस्टल एरिया हो जाएगा 11,098 किलोमीटर का। ओके, बहुत बढ़ गया, क्योंकि भाई खाड़ी, ज्वारी क्षेत्र सबको कैलकुलेट किया गया। गुजरात की जो वापस बाउंड्री नापी गई है, कोस्टल एरिया को नापा गया, तो कोस्टल एरिया में सबसे बड़ी कोस्टल एरिया या कोस्टली सीमा, समुद्री सीमा गुजरात राज्य की ही देखने को मिलती है। 1970 में यह 1214 किलोमीटर थी, जो कि बढ़कर पिछले 53 वर्षों में अब यह 2340 किलोमीटर तक हो जाएगी इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद। वेस्ट बंगाल में इस अवधि के दौरान परसेंटेज में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल की तटीय सीमा देखोगे ना, तो वो आपको, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का एरिया है, तो वहां पर उसकी जो कोस्टल एरिया है ना, वो आपको ऐसा उबड़ खाबड़ ही देखने को मिलेगा। तो सबको कैलकुलेट कर लिया, तो 357% का जंप देखने को मिलेगा बंगाल के कोस्टल एरिया में। पहले ये 157 किलोमीटर का था, अब नई रिपोर्ट में ये 721 किलोमीटर तक बढ़ गया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो 1970 का एक जो डेटा था ना कोस्टल एरिया का, उससे कंपेयर करेंगे तो 47.6% कोस्टल एरिया में वृद्धि हुई है। पैरामीटर में पहले क्या होता था, सीधी रेखा को नापा जाता था, अब सभी को इंक्लूड किया गया, एस्चुरीज को, जो खाड़ी होती है उसको, डेल्टा को, जो वाटर कोर्सेस हैं उनको ऐड किया गया, लैंड फॉर्म फॉर्मेशन का जो एरिया है उनको कैलकुलेट किया गया। तो सभी को आकृतियों को, सभी तटीय आकृतियों को यहां पर अब कैलकुलेट किया गया है सीमा को नापने के लिए। तो भाई पूरा यहां पर ज्योग्राफी ही जैसे कोस्टल एरिया की बदल जाती है अगर इस रिपोर्ट को आगे चलकर कंसीडर किया जाता है तो। गुजरात अपने स्थान पर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, इसके बाद तमिलनाडु आ जाएगा जिसकी कोस्टल लाइन जो रीडिफाइंड लेंथ है वो 1068 किलोमीटर हो जाएगी, पहले ये 906 किलोमीटर थी। और आंध्र प्रदेश आ जाएगा 1053 किलोमीटर, जो कि अब आ जाएगा इसके बाद तीसरे स्थान पर। तो यही हमारा आंसर था। पहले पर आ जाएगा कौन, गुजरात, सेकंड पर आ जाएगा तमिलनाडु और थर्ड पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड हिंदी डे पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी। 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। देखिए जो विविधता होती है ना, भाषाई विविधता, उसको जोड़े रखने में भी हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और 50 करोड़ से ज्यादा इंडियंस इंडिया में इस लैंग्वेज का यूज कर रहे। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो हिंदी के प्रति पूरे वर्ल्ड में लोगों को जागरूक करना, हिंदी की पहुंच को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाना और इसकी एक्सपेक्टेशन जो हम बढ़ाएंगे, हम इसके लिए काम करेंगे, है ना, हिंदी को बढ़ावा देंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इसको हमको पूरा करने के लिए विश्व हिंदी दिवस को शुरू किया गया है 10 जनवरी को। इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में। कब की गई थी? 2006 में। तो विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 2006 से मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को, है ना। तो यह है वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर 2006 में ऐसा क्या था, या 10 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था कि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो भारत के नागपुर में 1975 में पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जनवरी में। तो इसी की याद में 2006 में जो एनिवर्सरी मनाई गई थी उसमें घोषणा की गई कि 2006 से अब हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे।
तो 10 जनवरी को मनाया जाने वाला वर्ल्ड हिंदी डे दुनिया भर में हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन? हिंदी। इसकी थीम की बात करें 2025 में, तो हिंदी द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। हिंदी में देखें तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, वर्ल्ड हिंदी डे की 2025 में थीम है इस साल। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इंडिया में नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि पहली बार 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर कर लेना, 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो 14 सितंबर 1949 की याद में नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। यह एक और इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको नोट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। फ्लेमिंगो महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो बायोडायवर्सिटी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके महत्व को बताने के लिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। फ्लेमिंगो एक बर्ड ही है ना, माइग्रेटरी बर्ड है, जिसके सम्मान में नाम दिया गया है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में 18 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा फ्लेमिंगो फेस्टिवल। वैसे देखिए 5 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि इसके पहले इसका आयोजन 2020 में हुआ था। 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो बायोडायवर्सिटी है, उसके संरक्षण को प्रेरित करना, उसके संरक्षण को बढ़ावा देना, माइग्रेटरी बर्ड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्पेशली बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करना, यह मुख्य उद्देश्य है फ्लेमिंगो फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का। प्रवासी पक्षियों का स्वागत करना, है ना, इनके लिए एक जो नेचुरल जो प्लेसेस है उनका विकास करना, बायोडायवर्सिटी को प्रचारित करना पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच में, और जो नेचुरल ब्यूटी है उसके महत्व के बारे में उसको दर्शाना और लोगों को उसके महत्व के बारे में जागरूक करना। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? आंध्र प्रदेश। जनवरी में आयोजित किया जाएगा इसी मंथ में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भारत के किस राज्य में बनाया गया? केबल स्टेड रेल ब्रिज, देखिए केबल के सहारे जो बंधा हुआ ब्रिज है रेल के लिए, वो है पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, और यह बनाया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। इमेज देखो आप, है ना, एक नदी है, उस नदी के ऊपर यह तारों की सहायता से बंधा हुआ है। देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में यह बनाया गया है। संभावना है कि इस मंथ के एंड में या फरवरी में यह शुरू हो जाएगा। अभी यहां पर जो लोड टेस्टिंग है वो की गई थी एक इलेक्ट्रिक इंजन को चलाकर, तो अब यह जनवरी के एंड या फरवरी में शुरू हो जाएगा। तो देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, जिसे अंजी खंड पुल के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया। कटरा और रियासी के बीच में जो रेल का एरिया है, जो रेल रूट है, वहां पर कटरा और रियासी के बीच में यह निर्मित किया गया। किस पर? चेनाब की सहायक नदी है अंजी, इस अंजी नदी पर बनाया गया। पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। टोटल पुल की लेंथ देखने को मिलती है 725 मीटर, और नदी से अगर इसकी ऊंचाई देखते हैं तो यह 359 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है किसी भी नदी पर, नदी तल से 359 मीटर ऊंचा। अगर पेरिस के एफिल टावर से कंपेयर करते हैं तो 35 मीटर ज्यादा ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा? अंजी खंड पुल, जिसे केबल स्टेड रेल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसे बनाया गया, जिसका शुरुआत की जाएगी जनवरी के एंड में या फरवरी की शुरुआत में। ओके, तो यहां पर सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं हमारे। 10 जनवरी के सारे करंट अफेयर हमने इजीली यहां पर डिस्कस किया है। अब हम चलेंगे कहां? लास्ट डे के करंट अफेयर पर। एमसीक्यूज फॉर्म में रिवीजन करेंगे फटाफट। देखिए, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया?
तो इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन किसके स्थान पर अपॉइंट किए गए? एस सोमनाथ के स्थान पर। सेकेंड, इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है किसने? अनाहत सिंह। कल हमने बात की थी, स्क्वैश खिलाड़ी हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष नए अपॉइंट हुए हैं बहादुर सिंह सागू। नेशनल इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें हैं वर्तमान में? तो ये सीटें हैं 70। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कल बहुत ही अच्छा मैंने आपको समझाया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको जारी करता है। आगे आ जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ई श्रम किस क्षेत्र से या ई श्रम पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके विकास से संबंधित है ई श्रम पोर्टल। केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक का निर्माण राजघाट परिसर में किए जाने को मंजूरी दी है? तो प्रणब मुखर्जी का स्टेचू लगाया जाएगा राजघाट परिसर में। किस राज्य सरकार के द्वारा पार्थ योजना का अनाउंसमेंट किया गया? पार्थ योजना को अनाउंस किया है एमपी गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है? तो संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख देखने को मिलता है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के 8th संस्करण का इनॉग्रेशन किसने किया? तो ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के 8th संस्करण का इनॉग्रेशन किया है चिराग पासवान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने समझे थे, डिटेल में मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लीजिए। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था 1759 में। और अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है? तो यह देश है भूटान, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में। उत्तर में आते हैं तो चाइना, और अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में देखने को मिलता है म्यांमार। तो ये 3 देश है अरुणाचल प्रदेश से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? ठीक है, पहली चीज विक्टोरिया मेमोरियल किसने डिजाइन किया था? और भाखड़ा नंगल परियोजना किन राज्यों के मध्य लाभान्वित परियोजना है? तीनों ही क्वेश्चन को आराम से पॉज करके नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा, और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। इसके अलावा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप चेकआउट कीजिए, काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा विथ डेली करंट अफेयर पीडीएफ। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।